चलिए, तो कुल मिलाकर बाकी बची हुई सीटों को लेकर टिकट वितरण कांग्रेस जल्द ही कर देगी। पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ में कांग्रेस कार्यालय से यहां पर जुड़े हुए थे और उनके साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी यहां पर मौजूद थे। आप बने रहिएगा रविंदर, हम दोबारा भी आपसे जुड़ेंगे और क्या कुछ कैसे समीकरण बन रहे हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, देश की राजधानी दिल्ली का क्या कुछ हाल है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, ये हमने आपको बताया है। और इसके बाद में छत्तीसगढ़ की राजधानी में कैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं ये भी हमने समझने की कोशिश की है। अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ में राकेश शर्मा सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है और मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 चरणों में यहां पर लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। क्या कुछ और कैसी स्थिति, कैसे समीकरण? देखिए प्रथा, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ने जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है उसके साथ ही जो है मध्य प्रदेश भर में जो है अब आचार संहिता लग गई है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे और इसको लेकर यदि बात की जाए तो 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, 30 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। और इसके अलावा यदि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में मतदान होगा। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को और चौथे चरण का मतदान 13 मई को यानी वोट डाले जाएंगे। ये आपको बता दूं कि इसके अलावा पहले भी जो है 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी 4 चरणों में ही ये 29 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था और इस बार भी ही वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखिए, इस बार जो तैयारी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की, उनके द्वारा पूरी कर दी गई है और लगभग पिछले 6 महीने से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा तमाम जो जिले के कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा जानकारी मंगाई जा रही थी, वोटर लिस्ट अपडेट कराई जा रही थी और तमाम जो नए मतदाता थे उनको जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। इस बार भी तमाम जो नए मतदाता हैं वो इस बार इस चुनाव में जो है प्रक्रिया में शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि इस बार भी नए मतदाताओं के साथ साथ जो बुजुर्ग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाताओं को भी तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि जहां पर घर से मतदान की भी सुविधा होगी, साथ साथ जो नए वोटर्स हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन ये जो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 4 चरणों में होंगे। 29 अप्रैल से लेकर 19 मई के मध्य 4 चरणों में मतदान मध्य प्रदेश में होंगे। जी जी बिल्कुल। राजनीतिक अगर समीकरण को समझने की कोशिश करें आपसे राकेश, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी ने सभी सीटों को लेकर अपना रुख तो स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ उहापोह की स्थिति में है, असमंजस जैसी स्थिति में पार्टी के भीतर अभी ऐसी भी कुछ स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। क्या लगता है कैसे समीकरण यहाँ पर बन सकते हैं और कैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, राजनीतिक लिहाज से बात की जाए प्रथा, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी इस समय अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी पुरजोर कोशिश में है। और यदि बात की जाए तो सबसे पहले जो 29 लोकसभा सीटें हैं उन पे प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में बीजेपी ने बाजी मारी है। और यदि बात की जाए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अभी तक केवल 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर पाई है। एक जो सीट है, खजुराहो लोकसभा सीट है, उस सीट को उन्होंने समाजवादी पार्टी को दे दिया है। लेकिन वहीं 18 सीटों पर अभी भी नामों की घोषणा होना बाकी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है 18 मार्च को होनी है और इसके बाद बाकी नामों पर भी जल्द से जल्द घोषणा करने की बात सामने आ रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो इस बार का संगठन है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का वो काफी इस बार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन ब दिन जो है कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी की ओर जो पलायन जो देखने को मिल रहा है और उसी पलायन के चलते कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में काफी कठिनाई आ रही है। क्योंकि जिन उम्मीदवारों के नाम पर वो मंथन कर रहे होते हैं, वही प्रत्याशी या वही उम्मीदवार जो है, वही व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लेता है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती रहती है कांग्रेस के सामने कि हम किस व्यक्ति को जो है चुनाव मैदान में उतारे। क्योंकि देखिए, इस बार भी पंकज संघवी जिनकी बात की जाए तो पंकज संघवी की बात की जाए या अंतर सिंह दरबार की बात की जाए तो इन लोगों के नामों भी मंथन चल रहा था, लेकिन इनके द्वारा जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो विशाल शुक्ला और जो अपने माफ कीजिएगा संजय शुक्ला और विशाल पटेल, इनके द्वारा भी जो है बीजेपी का दामन थाम लिया गया है, जो कि मालवांचल क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो इस बार किन किन को जो है चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस बार नए चेहरे उम्मीदवार के तौर पे, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस का ये मानना है कि इस बार नया सिनारियो जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार देखिए नए नामों को घोषणा करके कांग्रेस बीजेपी जो है एक अचंभित करती है सभी को, उसी तर्ज पे जो है इस बार भी आपको
कांग्रेस भी अचंभित कर सकती है, नए चेहरों को सामने लेकर आएगी। लेकिन देखिए इस बार बड़े ही सोच समझ के, बड़े ही कहा जा सकता है कि संगठनात्मक लिहाज के मामले में जो है कांग्रेस अपनी जो कार्रवाई आगे कर रही है। लेकिन यदि बात की जाए तो अभी भी वो पीछे है, और अभी भी माना जाए कि 18 तारीख को उनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक है, और उसके बाद किन नामों की वो घोषणा करती है, किन नए चेहरों को सामने लाती है, ये देखने होगा। जी। राकेश, अभी आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, पर अभी आपके यहाँ के एक सांसद जो थे पूर्व, वो अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मुझे लगता है कि चुनाव के समय ये भागदौड़ होती रहती है, और जो बीजेपी ने जिनको टिकटें देना था वो दे दिए, कांग्रेस इसमें मंथन कर रही है। तो ऐसा जरूर लगता है कि बीजेपी ने पहले बार में बाजी मार ली है कि उन्होंने पूरी जो 29 सीटें डिक्लेयर की है। कांग्रेस बहुत सोच समझ के, क्योंकि वो किन कारणों से हारी, कहाँ पे विधानसभा में उसको शिकस्त मिली, जबकि जो सर्वे आ रहे थे वो लग रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। तो हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति हो, और ये जो 4 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिस पर कि कई बार कांग्रेस और बाकी विपक्ष कहते हैं कि जो 7 चरणों में चुनाव होता है उससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है। पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे उसमें 29 सीटों में से 28 में बीजेपी जीती थी, एक ही में कांग्रेस थी। इस बार जो ये 4 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो इसमें अभी आप देखते हैं कि 10 जो सीटें डिक्लेयर की है कांग्रेस ने, उसमें पहले चरण की कितनी है, दूसरे चरण की कितनी है। तो अब तो कांग्रेस को ये भी रहेगा कि हमको अगर टक्कर में आना है या बराबरी से आना है, तो वो चरण वाइज भी बहुत जल्दी सीटों को डिक्लेयर करेगी। देखिए सुभाष जी, सबसे पहला सवाल जो आपका कहा आपने कि चुनाव आते ही लोग दल बदल करते हैं, लेकिन देखिए जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय जो दल बदल हो रहे थे, उस वैसे दल बदल इस बार नहीं हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस के बड़े टॉप लीडर्स जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुरेश पचौरी की बात की जाए या पूर्व विधायक संजय शुक्ला की बात की जाए, ये बड़े नाम हैं कांग्रेस में। लेकिन इनके द्वारा जिस प्रकार से बीजेपी ज्वाइन की गई है, ये एक बड़े ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हमेशा चुनाव के समय ही दल बदल होते हैं। लेकिन इस बार जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, वो इस मांग पे नहीं जा रहे हैं कि उनको टिकट मिला जाए या उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि इस बार जो कांग्रेस में से बीजेपी में जो पलायन कर रहे हैं, वो अपने सुरक्षित राजनीतिक भविष्य को देखते हुए ही पलायन कर रहे हैं। हालांकि चुनाव मैदान में उतारना न उतारना ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन इस बार जिस प्रकार का जो फेरबदल जो देखने को मिल रहा है, राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, वो पहले विधानसभा चुनाव में था, लेकिन इतना नहीं था जितना इस बार देखने को मिल रहा है। उस समय छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का जो है पलायन जरूर था कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की ओर आ रहे थे, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान ये नजर आ रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना तुरुप का पत्ता खेल के और अपने पाले में जो गेंद करी है, वो देखने लायक है, क्योंकि उन्होंने तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर लिया जो आचार संहिता लगने से पहले, और जनता ने उन्हें उस पर विश्वास करा, और यही कारण रहा कि इस बार सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी आ गई। क्योंकि जिस प्रकार की घोषणाएं कमलनाथ जी जो कर रहे थे, उन घोषणाओं पे इम्प्लीमेंट करना बीजेपी ने शुरू कर दिया था, और उसका खामियाजा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा। दूसरी बात है कि इस बार लोकसभा के चुनाव से पहले जिस प्रकार का फेरबदल देखने को मिल रहा है, ये फेरबदल जो टॉप लीडर्स है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक सुरक्षित भविष्य देखना है। और इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी जो बयानबाजी आ रही है कि जिन लोगों को पैसे की लालसा है या जिनको अपने व्यापार व्यवसाय देखना है, उनको ईडी और आईटी का जो दबाव दिखाया जा रहा है, इसी कारण से वो पलायन कर रहे हैं और वो बीजेपी की सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए तमाम कारण हो सकते हैं कि इस बार जो भागदौड़ हो रही है वो क्यों हो रही है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम चुनाव की बात करें तो 10 सीटों पर जो नाम घोषणा की है वो भी मजबूत दावेदार है। देखिए सीधी से हम बात करें तो सीधी से इस बार कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, बड़ा चेहरा है और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो ओमकार सिंह मरकाम को उतारा है, जो कि मंडला क्षेत्र से आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा है। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, कमलेश्वर पटेल भी कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। तो माना जा सकता है कि कांग्रेस भी मंथन कर रही है, लेकिन चुनाव मैदान में ऐसे लोगों को उतार रही है जो जमीन से जुड़ा हो लेकिन कड़ी टक्कर देने वाला हो। रामू टेकाम को बैतूल से उतारा है और वो भी कड़ी टक्कर देंगे। तो कह सकते हैं कि जिन नामों की घोषणा बीजेपी कांग्रेस करेगी वो बहुत सोच समझ के करेगी। और 18 तारीख को एक बार फिर से मंथन हो रहा है, क्योंकि बार बार जो बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आता है उसमें वो यही कहते हैं कि इस बार सोच समझ के और मंथन करा जा रहा है कि किन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। राकेश, मैं ये चाहूंगा कि जो पहले चरण का मतदान है 19 अप्रैल को, उसमें से सीधी, मंडला, छिंदवाड़ा,
ये 3 सीटें जो हैं अभी डिक्लेयर हैं, मतलब इसमें कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, पर शहडोल, जबलपुर, बालाघाट में अभी कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जबकि 19 अप्रैल को यहाँ पे पहले चरण का मतदान होना है। तो इसी तरह अगर हम दूसरे चरण में जाते हैं 26 में, उसमें भी केवल अगर हमको दिखता है बैतूल जो है वो सीट दिख रही है, सतना सीट दिख रही है जहाँ पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 18 तारीख की आप बात कर रहे हैं, तो अब चूंकि चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो गई है, तो ये भी कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में अब अपने जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर करना उनको करना ही पड़ेगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने सही कहा, क्योंकि समय भी अब कम बचा है, और चूंकि एक यदि लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, तो काफी बड़ा क्षेत्र होता है, और ऐसे में उस प्रत्याशी को सभी क्षेत्रों में जाके अपने पक्ष में माहौल बनाने की बड़ी चुनौती भी रहती है, बड़ी कठिनाइयां भी सामने आती हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से चुनाव के लिए जो पहले फेज का जो आपने बात की कि जबलपुर मंडला अभी तमाम जगहों पे जो जबलपुर क्षेत्र संसदीय सीट पे जो है कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, तो माना जा सकता है कि 18 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें लगभग ये 18 जो सीटें जो बाकी हैं, इन नामों पे भी जल्द से जल्द नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस अपने पत्ते पूरे तरीके से नहीं खोल रही है, चाहे संगठनात्मक लिहाज से बात की जाए या अपने रणनीति के इतिहास से बात की जाए, क्योंकि इस बार तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस भी चुनावी मैदान में रहेगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस बार राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख रहेगा, या जातिगत जनगणना का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। अब चुनावी परिणाम किसके पक्ष में आते हैं ये तो आने वाला वक्त और चुनावी नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल चुनाव तारीखों का ऐलान तो हो गया है और परिणाम किस तारीख को आने हैं ये भी स्पष्ट हो गया, और उसी दिन में ये पता चल जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पर आखिर काबिज कौन हो रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में राकेश, और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां पर रमाकांत गोस्वामी जी ब्यूरो हेड हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमाकांत, आपसे समझना चाहेंगे 25 सीटें हैं राजस्थान में, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन 25 सीटों में से कुछ सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन कुछ सीटों पर टिकट वितरण नामों का ऐलान अभी भी बाकी। कैसे समीकरण, कैसी स्थिति? बिल्कुल, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। 4 जून को लगभग परिणाम आएंगे। और बात करें पहले की, तो पहले 2019 में जब चुनाव होते तब भी 2 चरणों में चुनाव होते हैं। 8 सीट ऐसी हैं जहां मुकाबले की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, जिसमें से बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर, जहां पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। जिसमें आप बात करें तो अर्जुनराम मेघवाल, जिनके सामने कांग्रेस से गोविंदराम मेघवाल है, देवेंद्र झाझड़िया जो ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं वो चूरू से है, और कस्बा कांग्रेस से जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। साथ ही बात करें अलवर से, तो अलवर से भूपेंद्र यादव है जो बीजेपी सरकार में छठे के मंत्री हैं। उनके सामने ललित यादव कांग्रेस से दावेदारी जताई है। भरतपुर से रामचंद्र कोहली और कांग्रेस से संजना जाटव। और जालौर सिरोही की बात करें तो लंबाराम चौधरी है, उनके सामने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने दावेदारी जताई है। वहीं की बात करें तो मन्नालाल राव बीजेपी से प्रत्याशी है, और ताराचंद मीणा कांग्रेस से प्रत्याशी है। IAS रह चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही उनकी BRS अप्रूव हुआ था, उसके बाद में इनको टिकट दी गई। चित्तौड़गढ़ से CP जोशी जी है, उनके सामने और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके सामने है। जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो पिछले कुछ सालों में लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप नजर आ रही है, और जिस तरह से अब राजस्थान के हालात है कि बीजेपी में लगातार कांग्रेस के आला मंत्री रह चुके, रह चुके सभी बीजेपी ज्वाइन कर, कांग्रेस की बहुत डाउनफॉल है। और लेकिन कुछ सीटें ऐसी मानी जा रही है जहां पर बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। जिस तरह से बात करें जो हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी श्री जोशी जी, उनके सामने उन्हीं के विरोधी रहे बीजेपी के क्या करके जो होते हैं वो दावेदारी जता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि निकले चुनाव करें, तो कहीं ना कहीं उनका संगठन खराब हो सकता है। जैसे बात करें रमाकांत रमाकांत आपको आवाज आ रही है मेरी? तो उनको रमाकांत जी कहते हैं कहीं ना कहीं रमाकांत हमारे साथ में स्टूडियो में प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, और उनके ओर से भी कुछ सवाल आपके लिए। रमाकांत, इस बार जो है गहलोत जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है,
और मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले दिनों वो बहुत चर्चा में भी रहे थे और उन पे केस भी हो रहा था। तो ये क्या स्ट्रेटजी इस बार लग रही कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगी या वॉकओवर की स्थिति बन रही है? नहीं, जिस तरह से देखा जाए तो 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को समस्या खड़ी हो सकती है। जैसे बात करें चूरू की, तो चूरू में जो राहुल कसवा जी हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी सांसद थे, उन्होंने वहां से टिकट न मिलने के कारण नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन की है। तो वो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। इसके साथ ही धौलपुर जो सीट है, धौलपुर में बीजेपी को एक भी विधानसभा में सीट नहीं मिली। बीजेपी के सभी प्रत्याशी आ गए, तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह से लगभग 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को समस्या हो सकती है। लेकिन देखा जाए एन वक्त पर कुछ न कुछ, जिस तरह से कांग्रेस के सभी आला मंत्री और जितने कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी कम से कम 180 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसमें करण सिंह यादव जो कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा पिछले दिनों लालचंद कटारिया और अजित सिंह तो चलिए, यादव कुल मिलाकर सहित समझा जा सकता है कि इतने काफी लंबे दिनों से, पिछले काफी लंबे समय से चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और अब जब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है तो दल बदल की राजनीति भी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी। काफी सियासी उठापटक भी यहाँ पर देखने को मिली है। आप बने रहिएगा रमाकांत हमारे साथ में। अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर एक बार फिर से लिए चलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय का क्या कुछ हाल है, कैसी तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है, ये हमने जानने की समझने की कोशिश की। वहां की तस्वीरें हमारे सहयोगी के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। अब आपको बीजेपी कार्यालय की ओर लिए चलते। शशिकांत हमारे साथ में, सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आपसे समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी काफी पहले से एक्शन मोड पर नजर आ रही थी, स्ट्रेटेजी के साथ वो यहां पर चुनावी मैदान पर उतर चुकी है। सभी सीटों को लेकर नामों का ऐलान कर दिया गया और अब तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ी जो है खत्म हो गई। जो पूरे जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर आचार संहिता का जो चुनाव का ऐलान है, वो चुनाव की जो घोषणा है उनका इंतजार लोग कर रहे थे। अब जो है पहले चरण की मतदान के साथ जो है अब 7 चरण में टोटल यह लोकसभा का चुनाव होना है। हम 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी जो है 7 चरण में मतदान हुए थे। अब जो है 2024 में भी जो है 7 चरण में मतदान होने हैं, जिसमें बात की जाए तो पहले चरण 19 अप्रैल को होना है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो है बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस, दोनों की बात की जाए तो बीजेपी ने पूरे 11 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वही बात की जाए कांग्रेस की तो अब तक जो है 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है और बाकी 5 प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं किया। उस पर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। नामों पर सहमति हालांकि कल और बैठक जो दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद बताया जा रहा है कि नामों पर सहमति बन जाएगी और घोषणा कर दी जाएगी। वही दूसरी ओर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के जैसे ही नामों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, उसके बाद जो है लगातार भी चुनावी प्रचार में अपना जो दामोदार चुनावी प्रचार है उनको लगातार शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक प्रचार का सिलसिला जारी है। बात की जाए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की तो रायपुर लोकसभा की बात की जाए तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। चूंकि वे कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के है, यहाँ लगातार जब भी बीजेपी की सरकार रही है तब भी वे मंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान में भी वे संसदीय मंत्री है। इसके अलावा शिक्षा संस्कृति मंत्री भी बृजमोहन अग्रवाल है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी है चुनाव में शुरू से ही जुट गई है। इस बार उन्होंने नारा दिया कि छत्तीसगढ़ के तो पूरे 11 के 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। वही पूरे देश में बात की जाए तो 400 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। लोकतंत्र का महापर्व है। इस बार बात की जाए तो जिस तरह से शशि तुम बीजेपी कार्यालय में हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं, बीजेपी ने अपने 11 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो बीजेपी कार्यालय में तारीख डिक्लेयर होने के बाद किस तरह का माहौल है, किस तरह की चर्चाएं हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव की जो तारीख है वो तय कर दी गई है, लेकिन बीजेपी कार्यालय की
हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बीजेपी में जिस प्रकार की जो बीजेपी कार्यालय है वो पूरी तरह से सुनसान पड़े हुए हैं। हालांकि जो है कुछ देर बाद जो है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम हो सकती है, जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा की है, चुनाव प्रचार किस तरह से करेंगे, इन तमाम विषयों को लेकर जो है किरण सिंहदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और शुरू से ही लोकसभा के जब प्रत्याशियों की घोषणा की है उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी जो कांग्रेस की जो तमाम जो 6 प्रत्याशी उतारे उनको लेकर एक कार्टून पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। उनके जस्ट पीछे कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी जो पलटवार करते हुए कार्टून पॉलिटिक्स जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि महिला मतदाताओं की संख्या छत्तीसगढ़ में अत्यधिक, तो इस बार भी जो है लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होगी। पूरे प्रदेश में बात की जाए तो 97 करोड़ जो है मतदाता इस बार मतदान करेंगे। वही नए वोटर की बात की जाए तो 1.82 करोड़ नए मतदाता होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। 47 करोड़ जो है पुरुष मतदाता होंगे। इसके अलावा 47 लाख से ज्यादा जो है जो ट्रांजेक्शन जो मतदाता है वो होंगे। तो निश्चित तौर से मतदाता जिस लोकसभा चुनाव को लेकर जिस घड़ी का इंतजार लोगों को था वो ये घड़ी का जो है आज जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की तारीखें अब कौन सी रहेंगी और कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं। पुनरावृत्ति की गई है क्योंकि पिछले साल 2019 की बात करें तो पिछला लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में संपन्न कराया गया था और इस बार भी यही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया है। 7 चरणों में इस बार भी चुनाव यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको राजस्थान की ओर ले चलते हैं। रमाकांत गोस्वामी हेड हमारे साथ में बने हुए हैं। रमाकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे 25 सीटें राजस्थान के, कुछ देर पहले भी हम आपसे मंथन कर रहे थे कि टिकट वितरण की जैसी स्थिति और क्यों पार्टियां अभी तक इस परिणाम पर नहीं पहुंच पाई है कि कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवारों को वो चुनावी मैदान पर उतारे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 10 ही सीटों पर तस्वीर साफ की और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 15 सीटों पर नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ दल बदल की राजनीति राजस्थान में चल रही है, जिस तरह से तो अभी जिला प्रमुख सहित पूर्व सांसद और विधायकों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया। 35 नेता हैं लगभग जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। साथ ही बात करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो उनके करीबी है उम्मीदवार बेनीवाल जी, उन्होंने भी अभी रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन करी है। इस तरह से ये जो दल बदल की राजनीति चल रही है इसको लेकर बड़े असमंजस की स्थिति है। यही स्थिति कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस में भी क्या कहते हैं राहुल कसवा जी जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो इस तरह से जो अभी दल बदल की राजनीति चल रही है उसको लेके टिकट को लेकर कहीं ना कहीं समस्या है। और बात करें चुनावों की, राजस्थान में चुनावों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं पिछले 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है और इस बार भी कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी को लेकर बढ़त है। लेकिन जिस तरह से कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी से नाराज होकर जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर की कहते हैं असमंजस की स्थिति है। जैसे बात करें चूरू एक सीट है जहां राहुल का एक सांसद थे बीजेपी पार्टी से, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस से उनको। इसके अलावा बात करें सीपी जोशी जी के क्षेत्र से उनके मतलब विरोधी रहे चंद्रमोहन आख्या जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीता भी, सांसद के लिए दावेदारी जता है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है 4 से 5 सीटों पर। लेकिन बीजेपी को लेकर जो माहौल राजस्थान बन रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। चलिए बिल्कुल, तो अब क्या कुछ और कैसे चुनावी बयार यहाँ पर बहती है, किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले पार्टी के भीतर, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, सभी पार्टी के भीतर में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। टिकट वितरण अभी तक सभी सीटों को लेकर तस्वीर साफ पार्टियों ने नहीं किया है, क्योंकि हम बात राजस्थान की कर रहे हैं। 25 सीटें इसके अंतर्गत में आती, 2 राज्यों में 2 चरणों में यहाँ पर पिछले समय पर चुनाव यहाँ पर हुए थे और इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी इसी चीज की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। इस बार भी 2
चरणों में चुनाव यहां पर संपन्न होंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राजस्थान से रमाकांत गोस्वामी ब्यूरो हेड हमारे साथ में जुड़े हुए थे और रायपुर से बीजेपी कार्यालय से शशिकांत हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसके साथ ही साथ में लोकसभा चुनाव जब यहां पर होने हैं, 7 चरणों में यहां पर चुनाव संपन्न होने हैं, इसको लेकर भी अब रुख स्पष्ट चुनाव आयोग ने कर दिया। बीते कई दिनों से यहां पर इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो कौन से दिन होगी, कौन सी वो तारीख होगी जब यहां पर चुनाव यहां पर होने हैं। और इस तरह से अब 7 चरणों में यही प्रक्रिया को पिछले लोकसभा चुनाव में भी अपनाई गई थी और इसी की पुनरावृत्ति इस बार फिर से की गई है। और चुनावी नतीजे की अगर बात करें तो यहां पर 4 जून को चुनावी परिणाम आ जाएंगे और तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज हो रहा है। चलिए अब वापस से इस चर्चा की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ में लगातार प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से अभी अलग अलग राज्यों में हमने अपने सहयोगियों के माध्यम से चर्चा की है, कुल मिलाकर काफी ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल रही। कई जगहों पर तस्वीर बिल्कुल साफ है, राजनीतिक दलों ने टिकट वितरण कर दिया है, कई जगहों पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है, पार्टी मंथन ही कर रही है। दरअसल हमको ऐसा लगता है कि जो भाजपा के स्तर पर यदि अब देखते हैं तो भाजपा ने बहुत पहले से अपनी एक रणनीति बनाकर वो धीरे धीरे लोगों को चौंका रही है। तो अगर टिकट वितरण की बात करते हैं तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा हमको टिकट वितरण में आगे दिखती है। कांग्रेस के साथ ये था कि कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत उनकी जारी थी। मध्य प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी को खजुराहो की टिकट दी है, एक सीट अपनी छोड़ी है। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि इसी तरह का समझौता हुआ है। बिहार में भी वो बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वोटों का बंटवारा ना हो। तो कई जगह कांग्रेस जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ इंडिया गठबंधन के रूप में कोशिश ये कर रही है कि कहीं एक समझौता हो और जो हमारी वोट है वो बटे ना। और जो जातिगत गणना की बात थी जो सब मिलके इंडिया गठबंधन कर रहा था, तो इस बार ये कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरह से प्रारंभ किया था इस पूरी बातचीत को नीतीश कुमार ने और लीड लिया था, वो खुद जो है बिहार से वो भाजपा के साथ हो लिए। तो एक बड़ी दिक्कत ये हो रही कि इस समय लोगों को लग रहा है कि मोदी मैजिक या मोदी गारंटी जो है या बीजेपी ने जिस तरह का हाइप क्रिएट किया है, तो ये कहीं 400 पार की जो बात कर रही है बीजेपी, तो बहुत सारे कांग्रेस जन जिनको किन्हीं तरह की आशंका हो या वो उनको नेतृत्व पे भरोसा ना हो या और किसी तरह का डर हो या किसी तरह का प्रलोभन हो, जैसे अभी हमारे राजस्थान के साथी कह रहे थे, मध्य प्रदेश के साथी बता रहे थे कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं और जिनको कांग्रेस टिकट भी देना चाहती है, अब देना चाहती है या नहीं ये तो अलग बात है, पर ये एक तरह का परसेप्शन बना था कि जिनको टिकट देना चाहती है। उन्होंने इंदौर का जिक्र किया, मध्य प्रदेश वालों ने, राजस्थान के साथी ने किया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये देख रही है कि ऐसा ना हो, क्योंकि कांग्रेस दूध की जली है। उसने ये देख चुका है मध्य प्रदेश में कि उसके बहुत सारे विधायक पिछली सरकार में जो कमलनाथ की सरकार थी वो सिंधिया के साथ चले गए थे और उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा। राजस्थान में भी लगभग ऊहापोह की स्थिति थी और लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो कांग्रेस या बाकी पार्टियां ये देखती हैं कि कहीं हमारा जो कैंडिडेट हम जिस पे दांव लगा रहे हैं वो बीच में तो नहीं गायब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक दलों को देखना पड़ती है। तो ये एक तो मुझे लगता है एक बात है। पर अभी हम चुनाव आयोग की बात करते हैं क्योंकि हम चुनाव की तारीखों के ऐलान हुआ है। तो चुनाव आयोग ने एक बड़ी बात कही है जो बार बार उन्होंने बहुत फोकस किया है। इस बार किसी भी तरह की हिंसा जो है, मसल पावर, मनी पावर, हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। और हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ वारंट थे, जो वांटेड हैं, या उन्होंने ये भी एक नई बात कही है कि अगर राजनीतिक दल किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को टिकट दे रहे हैं तो ये सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या दूसरे कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है कि आप जो है कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हेट स्पीच को बढ़ावा नहीं देना चाहते, फेक न्यूज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक नए तरह का इस पिछले चुनाव से हटकर ये आ रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिस तरह का रुख अपना रहा है वो मुझे लगता है कि वो हिंसा मुक्त जो चुनाव कराना चाहते हैं, वो ये भी एक कर रहे हैं कि जो टेम्पररी स्टाफ है, जो संविदा पे लोग काम कर रहे हैं, वो भी किसी तरह से चुनाव में इन्वॉल्व ना हो। तो ये उन्होंने डीएम को सख्त निर्देश भी दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो चुनाव आयुक्त अभी कह रहे थे कि कुछ राज्यों में जो धन कहीं से आता है चुनाव में, उस पर भी वो रोक लगा रहे हैं। तो ये 11 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें 3400 करोड़ रुपए का जो केस ट्रांजैक्शन था जो पकड़ा गया, उसकी बात उन्होंने की। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मोर वायलेंस, मोर मनी, और
जो भी जोग्राफिकल प्रॉब्लम है इन सब पे वो फोकस कर रहे हैं। मिसयूज ऑफ मनी नहीं होने देंगे, फ्री वीज, इसको लेकर केस कुकर मशीन, इसको लेकर वो बात कर रहे हैं। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उसको लेकर चुनाव आयोग ने बात की, सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग ने बात की। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग इस बार जो है एक फेक नैरेटिव को लेकर भी चुनाव आयोग चिंतित है और सोशल मीडिया पे वॉच करेगा। उन्होंने अखबार के संपादक और मीडिया के संपादकों से भी कहा है कि वो भी ये ध्यान दें कि जो वो न्यूज़ चला रहे हैं वो कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं है, वो कोई विज्ञापन के रूप में मटेरियल तो नहीं है। तो ये बहुत सारी हिदायतें आज हम देख रहे थे कि जो चुनाव आयुक्त है वो दे रहे थे। चलिए बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सजग करने की कोशिश सभी मतदाता वर्गों को यहाँ पर करने की कोशिश चुनाव आयोग ने यहाँ पर की है और यही वजह है कि इन तमाम प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान में यहाँ पर किया। ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। लखनऊ से हमारे साथ में सहयोगी मोहित इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। मोहित, आपसे समझना चाहेंगे 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में यहाँ पर इस बार, पिछली बार भी संपन्न हुए थे, इस बार भी संपन्न हो रहे। पिछले बार के चुनाव में भी 7 चरणों में ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे। इस बार क्या कुछ और कैसी स्थिति? जी जी जी, इस बार क्या आपको बता दूं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो चुनाव वोटर्स में चुनाव है, चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार के चुनाव में थोड़ा अलग करने की अपेक्षा जाहिर की जा रही है। अगर बात की जाए पिछले वोटरों की, तो पिछली बार जो है 91% वोटर थे, 91 करोड़ वोटर थे और इस बार 97% वोटर हैं, यानी कि 97 करोड़ वोटर हैं। अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगर दिल्ली का रास्ता जाता है तो यहीं से होकर गुजरता है और दिल्ली के रास्ते में 80 सीटें आती है यहाँ पे। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन पूरी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की घोषणा बीजेपी ने अभी नहीं की है। और वही अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस जो है अभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ये अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात कर रहे हैं तो अभी लखनऊ से राजनाथ सिंह जुड़े हुए हैं, राजनाथ हैं। और उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो बाराबंकी से उपेंद्र रावत को टिकट दिया गया था, जहां पे अभी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर वही बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजनाथ सिंह यहाँ से आते हैं और यहाँ पे माहौल जो देखा जा रहा है और उन्हीं का बन रहा है।